नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में अपना दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की अवधि पर लिखे गए पत्र के मामले को लेकर के और दूसरा राष्ट्र के नाम पर संबोधन को लेकर के और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो स्मृति ईरानी जी और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने कही, इन सब मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करने के लिए पहली चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा पत्र लिखा देश के नाम पर। उस पत्र में उन्होंने कहा कि हमने चाहे धारा 370 हटाने का, राम मंदिर का मुद्दा हो और तमाम जो 3 तलाक का मसला हो, और सबसे बड़ी जो अहम बात की वो कहा कि हमने भारत की आत्मा, भारत की करुणा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो कहा गया। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करेंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहाँ पर गैर मुस्लिमों को किसी प्रकार का अगर वहाँ परेशानी और कष्ट होगा तो उन सब को आश्रय देने के लिए भारत सरकार ने कहा कि हमने कानून को बदल डाला। लेकिन जितने लोग, आप ये समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री 2 बात बड़ी जोर जोर से कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि भारत ने सबसे सही समय पर सटीक और सही निर्णय लिया। मैं आप सब लोगों के साथ बार बार संवाद करता रहा हूं और मैंने बीच में कई बार ये दावा किया कि हमारे देश और दुनिया में प्रति वर्ष कोरोना नहीं, संक्रमण से जो जान जाती है और सड़क दुर्घटनाओं से लेकर तमाम मरने वालों की संख्या 1,70,00,000 है। और देखना रोचक होगा कि भारत में कोरोना से ज़्यादा मौत होती है या कोरोना के कारण जो भुखमरी फैलेगी उससे ज़्यादा मौतें होती हैं। और हमने ये भी कहा था कि यह निर्णय गलत तरीके से है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, तो अच्छे निर्णय की तरफ मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं। 30 जनवरी को भारत में एक ही मामला उजागर हुआ था और उस मामले की पुष्टि जिस दिन हुई थी उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना आपातकाल विश्व में घोषित किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी को राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार की विदाई के लिए काम करना था। और 23 मार्च को सरकार की विदाई के बाद 24 मार्च की देर रात को जिस दिन लॉकडाउन किया गया, उस दिन आप और हम सब समझते हैं कि 576 मामले भारत में कोरोना के थे। तो यदि भारत की सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया तो हमें पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बताएं, जब देश में सिर्फ 500 के करीब मामले थे तब भारत के करोड़ों करोड़ मजदूरों को लाठी डंडे के बूते रोक करके रखा गया, जिन लोगों की रोजी रोटी और आवागमन के साधन रेल और बस सेवा छीन करके। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी है। 8,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले रोजाना उजागर हो रहे हैं। और उसमें भी रोचक बात यह है कि भारत में चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दावा कर दिया हम तो उन्हीं की जांच कर सकते हैं जिन लोगों में लक्षण उजागर होंगे। मैं पहले भी बार बार बोलता रहा हूं कि भारत में 80% और दुनिया में 80% कोरोना पीड़ित ऐसे लोग होते हैं जिनमें लक्षणों को न थर्मल स्कैनर पकड़ सकता है, न रैपिड टेस्ट किट उसकी जांच कर सकती है, न पेशेंट को पता लगता है कि वह कोरोना पॉजिटिव है, और न डॉक्टर बता पाते हैं कि वह कोरोना पॉजिटिव है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लक्षण उजागर हो रहे हैं उस संख्या के मुताबिक अभी 8,000 रोजाना मामले उजागर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, भारत की करुणा का काम है। ये भारत की करुणा का काम अगर कहते हैं तो 2002 में 97 लोगों क्या हत्यारा, हमारे हिंदुस्तान के 97 लोगों की गुजरात में जिसने हत्या की और 33 लोग जिसमें घायल हुए। मैं बाबू बजरंगी का जिक्र कर रहा हूं और बाबू बजरंगी का जिक्र करते हुए आप देखेंगे कि बाबू बजरंगी का फोटो कहां पर है। बाबू बजरंगी
अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व उप प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप अगर जा करके आप देखना चाहें तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये फोटोग्राफ आप देखिए, ये फोटोग्राफ है बाबू बजरंगी के साथ में। और बाबू बजरंगी के साथ में मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि भारत की करुणा कैसी करुणा है कि जो शख्स 97 हत्या और 33 लोगों को घायल करता है, और आप हैरान होंगे जान करके जिस तरीके की तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी ने कहा कि हमने तो एक घर से गैस का सिलेंडर निकाला और आग लगा के दूसरे घरों में फेंका, ठीक जिस तरीके का दावा 2002 के दंगों में बाबू बजरंगी ने किया, 97 लोगों की हत्या करने वाले, 33 को घायल करने वाले ने, उसी तरीके के उसी तर्ज पर राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली को भी दंगों की आग में झोंका गया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश के संविधान की आत्मा, धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके बनाया गया ऐसा कानून है जिसके लिए कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर पीड़ित मुसलमानों को भारत में शरण देंगे। हमारे देश के 14 करोड़ मजदूर जिनकी एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की शाम को 8 बजे टीवी में बैठ करके आधा घंटे के गाल बजा करके उनके आवागमन के साधन रेल और बस सेवा छीन लिया और उनकी रोजी रोटी आजीविका के तमाम साधन नष्ट किए। आप सब लोगों ने देखा करोड़ों मजदूर सड़कों पर चले भूखे प्यासे, उनके पैरों से खाल निकल गई, जिसके लिए प्रधानमंत्री बोले थे कि हम इनको हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, पस पड़ गया उनके पैरों में। तब हमारे देश की, भारत की करुणा नहीं जागी। वो कोई पाकिस्तानी सरकार ने नहीं ऐसा किया था, अफगानिस्तान की सरकार ने नहीं किया था, किसी बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया था, लेकिन हमारे देश में भारत की जेल में जो पाकिस्तानी आतंकवादी जेल में बंद थे, उन आतंकवादियों को जहाज में बिठाकर कंधार ले जाने वाले ये संघ की सरकार ने हमारे देश के मजदूरों को कोई मदद की बात नहीं कर रहे हैं। जो पिछले 70 वर्षों से आवागमन का सबसे बड़ा साधन था रेल और बस सेवा, वो भी छीन डाली, रोजी रोटी छीन डाली। और जब मीडिया ने इस चर्चा को उठाया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें हमारे मित्रों की भी याचिका दायर है, और तब यह कहा जाता है कि यह मौका प्रस्त और गिद्ध की तरह वह मामला जो बताया गया, यह अफसोसजनक बात है। आप सब लोगों ने देखा होगा प्राइम टीवी पर रवीश कुमार ने बहुत साफ साफ कहा कि भारत में मोदी सरकार के राज में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा। मैं रवीश का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि प्राइम टाइम में इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ बताया गया कि किस प्रकार सरकार ने वहां पर अपना पक्ष रखा और मजदूरों का जिक्र तक नहीं किया। मैं दूसरी घटना करना चाहता हूं, क्या आप समझ लीजिएगा कि हमारी भारत की करुणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि 97 लोगों की हत्या और 33 लोगों को घायल करने वाला, उनका हत्यारे को साथ रखने वाले अभी तो बाबू बजरंगी, आप समझ लो इतना बड़ा आतंकी, और वो व्यक्ति जमानत पर बाहर है मोदी सरकार के राज में। तो मैं दूसरा जिक्र करना चाहूंगा आपके साथ में आज, और इस बात को लेकर के कि अमित शाह गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 41 करोड़ लोगों को 53 करोड़ रुपए का बंटवारा किया, एक एक व्यक्ति को 53 करोड़ रुपए पहुंचाए। हमने हिसाब लगाया, पहला जिक्र मैंने किया कि भारत की करुणा का जिक्र, कैसी करुणा होती है। करुणा के नाम पर हमारे देश के संविधान की आत्मा, धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके विभाजनकारी कानून बनाया गया, जिसके खिलाफ देश भर में 22 से ज्यादा लोग प्रदर्शन करते हुए पुलिस की फायरिंग में जान दे चुके हैं। और शाहीन बाग में एक 6 महीने का मासूम बच्चा
भी कुर्बानी दे चुका है। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हों कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसा बोलने वाले, तो मैं जरा जानना चाहता हूं जो चीन से रैपिड टेस्ट किट 245 की खरीद करके 600 में बिकवा रहे थे, वो देश के वफादार हैं कि गद्दार हैं, ये बताना चाहिए। हमारे देश में जो यूरोप से आई हुई खराब रैपिड टेस्ट किट जो चीन को वापस की गई थी, वह खराब रैपिड टेस्ट किटों की खेप अनुराग ठाकुर बताएं भारत में मंगवाने वाला देश का गद्दार है कि देश के वफादार हैं, यह भी बताना चाहिए। और वो क्या रहा है। दूसरा, आपने देखा कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी में था, उसने किस प्रकार की भूमिका निभाई। जिस मसले को उस मसले पर सुनवाई करने वाले जज को कहना पड़ रहा है राजधानी दिल्ली में 54 लोगों की जान चली गई। हम ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि क्या क्रोनोलॉजी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। भारत में जब एक ही मामले की पुष्टि हुई थी तब मोदी सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, और जो थर्मल स्कैनिंग, जिस थर्मल स्कैनिंग का दावा किया जा रहा है, उस थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया तो आज भी जारी है। लोगों को मुंबई से बैठते हैं तो पता लगता है कि बिहार पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि थर्मल स्कैनर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, रैपिड टेस्ट किट भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूं देश में कि वह कौन लोग हैं जिनके खाते में सच में गृह मंत्री अमित शाह के घोषणा और ऐलान के मुताबिक एक एक परिवार के खाते, एक एक व्यक्ति के खाते में 53 करोड़ लोगों के खाते में 129 रुपए की रकम पहुंची है कि नहीं, ये बात भी मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। आप अवगत कराएं कि क्या सच में आपके बैंक खातों में 129 रुपए पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तीसरी बड़ी बात, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दावा कर रही हैं कि वह 80 करोड़ लोगों को राशन की आपूर्ति करा चुकी हैं। मैंने पहले भी कहा था और मैं राजधानी दिल्ली में आज भी दावा करता हूं, राजधानी दिल्ली में आज भी हजारों की संख्या में ऐसे मजदूरों के परिवार हैं जिनको किसी भी प्रकार की राशन की व्यवस्था ना तो राज्य सरकार की तरफ से मिली और ना केंद्र सरकार की तरफ से। और हमने हिसाब लगाया कि 80 करोड़ लोगों को यदि राशन की आपूर्ति सरकार कर चुकी है तो उस राशन का हिसाब हमने लगाया कि इस हिसाब से कम ये माना जाए कि 400 करोड़ की आबादी पार हो जाती है, जबकि भारत में बमुश्किल आबादी कितनी है 137 करोड़ रुपए। तो हमको लगता है कि यदि माना इनकी भारत का क्या कहते हैं करुणा की बात मोदी जी करते हैं, उनकी मंत्री साहिबा कह रही हैं, तो मैं भारत में आप सब लोगों से, दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं, जिन परिवारों को, जिन मजदूरों को अभी तक राशन नहीं पहुंची हो, उन सब से भी मैं आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने कमेंट्स जरूर लिखें और बताएं और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं कि उनको राशन मिला है कि नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। न केवल 245 की रैपिड टेस्ट किट को 600 में बिकवाने का घोटाला है, न केवल यूरोप से आकर के जो चीन वापस चली गई थी खराब टेस्ट किट की खेप, उस खेप को भारत में खपाने का मामला है, और न केवल 41 करोड़ लोगों के नाम पर 53 करोड़ लोगों रुपए को ठिकाने लगाने का मसला है। और स्मृति ईरानी जी भी बताएं कि वह 80 करोड़ कौन कौन लोग हैं 80 करोड़, जिन 80 करोड़ दुनिया के नागरिकों को स्मृति ईरानी जी ने राशन पहुंचाई, ये भी एक बड़ा घोटाला है। और इसके अलावा मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बिल्कुल हमने गणना की, हमारे देश की लगभग 25 करोड़ परिवार हैं और एक एक परिवार के हिस्से बमुश्किल 80 हजार रुपए आते हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, जिन परिवारों को कोरोना राहत के नाम पर 20 लाख करोड़ रुपए में से 80 हजार रुपए का हिस्सा
पहुंच चुका हो, उन सब से भी मैं आग्रह करता हूं वो अपने कमेंट जरूर लिखें। और जिन साथियों को 80,000 रुपए का अपना हिस्सा नहीं मिल रहा हो, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, ताकि हम प्रमाणिक तौर पर सबूत के साथ बता सकें कि नरेंद्र मोदी की सरकार 20 लाख करोड़ रुपए के साथ भी उसी तरीके का घोटाला कर रही है जिस तरीके का घोटाला चीन से 245 की किट खरीद करके 600 में बिकवाने का, और यूरोप से चली हुई नकली किटों की खेप जो वापस चीन को गई थी उसे भारत में खपाने का। और यही नहीं, हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर का खाता खुलवा करके और एक बड़ा घोटाला करने की ओर मोदी सरकार अग्रसर है। मैं आप सब लोगों के साथ इसलिए अभी मुखातिब हुआ हूं कि 3 महत्वपूर्ण सवाल। एक, भारत में भारत के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके विभाजनकारी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चला और 22 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, और हम किसी भी कीमत पर अपने संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या के खिलाफ थे और खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। और दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूं वह है भारत की नागरिकता। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद एनआरसी का मामला, और आप समझ लीजिएगा कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से एक झटके में कोरोना के नाम पर हमारे देश के 14 करोड़ मजदूरों की रोजी रोटी और आवागमन का साधन रेल और बस सेवा छीन करके विवश कर दिया। मजदूरों को पैदल चलते हुए उनके पैरों में से खाल निकल गई, खून टपक गया, और करोड़ों की संख्या में मजदूरों के पैरों में पस पड़ गया। सैकड़ों की संख्या में 742 से ज्यादा हमारे देश में पैदल चलते हुए भूख से मरने वाले, गाड़ियों से रौंदे जाने वाले, रेलगाड़ी से कटने वाले, और गाड़ियों के टकराने से और गाड़ियों के सामान के नीचे दबकर जान गंवाने वालों की संख्या 742 हो चुकी है। ये बात भी हमको नहीं भूलनी पड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी जी आज कह रहे हैं कि लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी से मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूं, ये 742 लोगों की जो हत्या हुई, इस हत्या का मुकदमा नरेंद्र मोदी की सरकार पर दर्ज कराया जाना चाहिए। और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर 245 रुपए की किट को 600 में भी बिकवाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमारे देश में मजदूरों की गर्भवती महिलाओं को सड़कों पर चलते चलते, पैदल चलते चलते बच्चे जन्ने के लिए विवश करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर जो यूरोप से खराब टेस्ट किटों की खेप चीन को भेजी गई थी उसको भारत में ठिकाने लगाने का षड्यंत्र करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ भारत को कोरोना की चपेट में धकेलने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं आप सब लोगों से पुनः आग्रह करता हूं, जिन परिवारों को 80 हजार रुपए अपना हिस्सा नहीं मिला, समझ लो उसी प्रकार का घोटाला मोदी सरकार करने वाली है जैसा 245 की किट को 600 में बिकवा कर रही है। जिन परिवारों को 80 हजार रुपए नहीं मिलेगा उनके साथ भी वही धोखा करने वाली है जो यूरोप से आई हुई खराब किट जो चीन को वापस भेजी गई थी, नकली किटें, उनको भारत में जांच के लिए मंगवाने का किया जा रहा था। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, जिन 742 लोगों की जानें गई हैं उन सब लोगों से भी आग्रह करता हूं कि मोदी सरकार पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए, ये हमारे नागरिक अधिकारों का मामला भी है। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने, मैं तो बहुत हैरान हूं, मतलब बहुत विचलित हूं मैं। हम पहले से भी देखते रहे दशकों से सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज स्वतः संज्ञान लेते थे, लेकिन तब लेते थे जब कोई घटनाक्रम हो। यहां तो सांप को निकलने के बाद लकीर पीटने की बात। और आखिरी बात, मैं बहुत परेशान हूं इस बात को सोच करके कि भारत में होड़ लग रही है, किसने बस उपलब्ध कराई, किसने बस उपलब्ध नहीं कराई। हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मोदी सरकार पर यह मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए कि मोदी सरकार ने हमारे देश के मजदूरों के आवागमन के जो पहले से साधन थे वो साधन रेल और बस सेवा बंद करके मजदूरों को पैदल चलने के लिए विवश क्यों किया। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है कि किसने, प्रियंका गांधी ने 1000 बसें भेजी और योगी आदित्यनाथ ने 1000 बसों का उपयोग नहीं होने दिया।
और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने मजदूरों के मसले पर सुनवाई के वक्त मार्च में कहा कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। बिल्कुल मैं भी मानता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आप विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी बोल चुके हैं। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जब तक हमारे देश में लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, जब तक खरीदारी करने का पैसा नहीं होगा, तब तक देश के उद्योग और व्यापार को कैसे पटरी पर ला सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि सबको नगद पैसा दिया जाए। और बार बार राहुल गांधी भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने कहा मत मानिए आप मोदी जी से न्याय योजना, लेकिन मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं मोदी जी, उन्होंने कहा न्याय योजना का आप नाम बदल दीजिए। अरे आप अपने ही किसी नेता के नाम पर उस योजना को चलाइए। लेकिन मैं जरा जानना चाहता हूं, जब करोड़ों मजदूरों को आपने भयभीत कर करके उनकी रोजी रोटी और आवागमन का साधन छीनकर पैदल उनके गांव में वापसी करा दी और उसके बाद आप ये अनलॉक कर दिए, तो हम ये जानना चाहते हैं और आप देशवासियों से मैं आग्रह करता हूं, जब भारत में एक ही मामला था तो यह नालायक और निकम्मी सरकार भारत को कोरोना की चपेट में आने से नहीं रोक पाई थी। तो विदेश से एक मामले की पुष्टि 30 जनवरी को हो चुकी थी, तब यह सरकार कोरोना की चपेट में आने से देश को नहीं बचा पाई। आज तो रोजाना 8,000 ज्यादा मामले नए उजागर हो रहे हैं और भारत में 2 लाख कोरोना के मामले पहले ही उजागर हो चुके हैं। ऐसी दशा में मैं आपसे आग्रह करता हूं, जो नालायक सरकार विश्व बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले ले 190 अरब रुपए, जो प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर का खाता खोल दे, लेकिन हमारे देश में कोरोना योद्धा डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों को पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उपलब्ध न करा सके, उस सरकार से हम कैसे उम्मीद करेंगे। और आखिरी बात करके मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि कोरोना अब हमारे देश में तब तक रहने वाला है, दवाई नहीं, जब तक इसका टीका इजाद नहीं हो पाता है। और आखिरी बात, मोदी जी मैं आपके साथ भी चुनौती देता हूं, कोई यूनिवर्सल टीका नहीं बन सकता दुनिया में जो नवजात बच्चे से लेकर के और 100 साल के आयु वाले को लग सकता हो, ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कोरोना तब तक रहने वाला है जब तक जितने लोग टीका से बाहर रह जाएंगे। माना 15 साल की आयु वाले को टीका लगना हो तो 15 साल की आयु के बाद से लेकर और 100 साल के आयु तक के जो लोग हैं, जब तक वो सब निपट नहीं जाएंगे तब तक भारत से कोरोना जाने वाला नहीं है, ये बात तय है। इसलिए भारत को कोरोना में ही जीना है। और मैंने जब ये कोरोना का चल रहा था तब बार बार जिक्र करते हुए कहा था, दोबारा बोल रहा हूं कि संसार में संक्रमण से 1,70,00,000 लोग, जिनमें सड़क दुर्घटना शामिल है, लगभग हर साल मृत्यु होती है। और उसमें कोरोना के मामले भी थोड़ा जुड़ जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या कोरोना की होने वाली नहीं है, लेकिन कोरोना ने हमारी दशा को कहां पहुंचा दिया। लेकिन कोरोना की आड़ में हम सब लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात के लोग जो उत्तराखंड में फंसे हुए थे, उनको इज्जत के साथ बसों में बिठाकर गुजरात पहुंचाया गया। और गैर गुजरातियों को मोदी राज में पूरे देश के अंदर जगह जगह पुलिस ने बेरहमी से कुत्तों की तरह से पीटा और मारा है, कईयों की जान चली गई। और यही नहीं, कोरोना की आड़ में, अरे भाई आपके सामने हमने जिक्र किया कि भारत की कोरोना की बात मोदी जी करते हैं, 97 हत्या करने वाला बाबू बजरंगी, इनका बहुत नजदीकी व्यक्ति, वो जमानत पर है। और हमारे देश में डॉक्टर कफील जेल में है, जबकि उसको कोरोना के समय बाहर रहना चाहिए था। मिराज हैदर हैं जामिया विश्वविद्यालय के, और मैं ये जानता हूं कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली का जो दंगा है वो ठीक बाबू बजरंगी की तर्ज पर लड़ा गया। बाबू बजरंगी की तर्ज पर ही वो विस्फोट किए गए गैस सिलेंडरों के, उस पर जांच नहीं हो रही है। हम हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी मौन है। सुप्रीम कोर्ट जानता है और मानता है। मैं फिर दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा नुकसान संपत्ति जलाने का, जान से, जन, धन और
इंसान के नुकसान सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय का हुआ। और मैं हैरान हूं, वीडियो वायरल हो रहे थे, पुलिस के साथ में विशेष कपड़ा पहने हुए संगी गिरोह के लोगों का पूरा सिस्टम बेनकाब हो रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं दिखता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को सड़कों पर बच्चे जनने वाली, रेल की पटरी पर कट के मरने वाले, गाड़ियों से रौंदे जाने वाले, गाड़ियों के पलटने से दबकर मरने वाले मजदूर नहीं दिखते हैं। और उसी तरीके से राजधानी दिल्ली में जो दंगाई हैं, उन दंगाइयों की बजाय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों को मोदी सरकार इसलिए टारगेट बना रही है। यह सवाल बड़ा खड़ा होने वाला है कि मोदी जी जब देश में सिर्फ 500 ही कुछ मामले थे तो पूरे देश में तालाबंदी, और जब मामला 2 लाख क्रॉस कर जाए और हर रोज 8 लाख ज्यादा मामले नए हों, तब ताला खोलने के लिए क्या आप ताली बजाना शुरू कर दें। ये गणना, ये गणित, ये क्रोनोलॉजी देश समझना चाहता है कि आखिरकार मोदी जी इस प्रकार का लॉकडाउन करके आपने देश को बर्बाद कर दिया। और मैं एक शब्द में कह दूं, कोरोना तो बहाना था, असल मकसद मोदी सरकार का हमारे देश के करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी और आवागमन के साधन छीनकर उनको मरवाना और सताना था। आपने मरवाया है भूख से, आपने मरवाया है पुलिस से पिटवा करके, आपने मरवाया है गाड़ियों से कटवा करके, जो घटनाक्रम आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है जब आपका मन भर गया तब भी आपने रेल अगर चलवाई तो रेल में भी मोदी जी आपने मजदूर बगैर अन्न और बगैर जल के भी मरवाए। 80 से ज्यादा मौतें रेलों में उन लोगों की हो गई। आपकी करुणा तब कहां चली जाती है जब जहानाबाद में एक बच्चा, मासूम बच्चा अपनी मृत मां के आंचल को उठाकर जगाने का प्रयास करते, तब आपकी आह नहीं जागती। तो उम्मीद करता हूं मोदी जी कि आप जरा खुलासा करेंगे। जो फोटो आपका गूगल में आज भी बाबू बजरंगी 97 हिंदुस्तानियों के हत्यारे के साथ में आपका फोटो है, आपका फोटो है 33 लोगों के घायल करने वाले के साथ में, जरा आपकी करुणा उसमें जागती है कि नहीं जागती है। तब मुख्यमंत्री भी आप ही थे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं। और आखिरी बात फिर मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि आप सब लोगों को एकजुट होकर के अपने अपने परिवार के हिस्से की 80,000 रुपए की जो अभी 20 लाख करोड़ रुपए की रकम है, उसके लिए एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। इसी बात के साथ में मैं आप सब लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये भी जानकारी लेनी पड़ेगी कि वह कौन से 41 करोड़ लोग हैं जिनको 53 करोड़ रुपए अमित शाह की व्यवस्था बांट चुकी है, और वो कौन 80 करोड़ लोग हैं, मानी 80 करोड़ लोग मानी 80 करोड़ परिवार हैं जिनको स्मृति ईरानी दावा कर रहे हैं कि वो राशन बांट चुकी हैं, और वो कौन कौन से लोग हैं जिनके हिस्से में मोदी सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का शेयर पहुंचने वाला है। और जिन जिनके पास ये न पहुंचे उन सबसे मैं आग्रह करता रहूंगा कि आप संपर्क में बने रहें ताकि हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।